गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैटरल व्यू ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। प्रीवियस वीडियो में हमने जाने थे इनकी डेफिनेशन के बारे में कि जो लैटरल सर्वाइकल स्पाइन प्रोजेक्शन होता है क्यों करवाते हैं, क्या इसका हॉरिजॉन्टल बीम कैसे रखते हैं, कौन कौन से पार्ट को हम डेमोस्ट्रेट करते हैं और साथ में जो ये व्यू होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। फिर हमने सीखे थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं और कहाँ से कहाँ तक हमें कवर करने होते हैं। देन हमने समझे थे जो इसकी 4 अलाइनमेंट होती है वो कौन कौन सी लाइन होती है, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर जो हमारा स्पाइनो जो लैमिनर लाइन थी, स्पाइनस लाइन थी, वो क्या होती है। और अगर ये लाइन स्मूथ या अनब्रोकन कर्व की तरह हो जाती है या किसी भी लाइन में ये डिसरप्शन हो जाता है तो क्या ये फ्रैक्चर और इनस्टेबिलिटी कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस के बारे में जाने थे कि इम्पोर्टेंस हमारे क्या क्या होते हैं। फिर हमने सीखे थे कि जो इसके इंडिकेशन है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो हम यहाँ से एक बार वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। अगर किसी भी सर्वाइकल वर्टेब्रा का इंडिकेशन यानी कि कब कब एक्सरे करते हैं तो ट्रोमा केसेस में आरटीए हो, फॉल हो, स्पोर्ट इंजरी हो या डाइविंग जो एक्सीडेंट होता है जब इस व्यू को हम करते हैं। नेक पेन हो, साथ में जो न्यूरोलॉजिकल हमारे सामने सिम्टम हो जब देखेंगे, जैसे कि हमारे सामने रेडिकुलोपैथी हो गया, वीकनेस हो गया, नमनेस हो गया जब देखेंगे। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर या डिसलोकेशन में, प्री एनेस्थेसिया असेसमेंट ट्रोमा कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में, डीजनरेटिव डिजीज इवेल्युएट करने के लिए जैसे स्पॉन्डे जो हमारे लोसिस होते हैं उस पार्ट को, और डिस्क स्पेस अगर नैरोइंग हो रही है जब इस व्यू को करते हैं। फिर जाने थे हमने पोस्ट रिडक्शन, साथ में पोस्ट सर्जिकल फॉलोअप के बारे में। फिर कंजेनिटल किसी भी टाइप की अगर एबनॉर्मलिटीज हो रखी है उसे इवेल्युएट करने के लिए कैसे करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सीखे थे जहाँ पे अनस्टेबल फ्रैक्चर हो वहाँ पे हमें एक बेस्ट तरीके से अप्लाई करना होता है। प्रेगनेंसी केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो लीड सील्डिंग के साथ हमें यूज करना होता है। अगर पेशेंट इनएबिलिटी हो, साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा हो, जैसे यंग चिल्ड्रन हो गए या पेशेंट अनकॉन्शियस हो रखे हो, तो वहाँ पे हम एक इमोलाइजेशन जो डिवाइस होता है उसके बेस पे इस व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में अगर कोई भी सस्पेक्टेड इंजरी हो तो वहाँ पे किसी भी टाइप का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं करना होता। हमें सुपाइन कंडीशन में क्रॉस टेबल हॉरिजॉन्टल टेक्निक का यूज, बीम का यूज करके इस व्यू को परफॉर्म करना है। अब जानते हैं कि हमारी जो पेशेंट पोजीशनिंग होगी वो क्या होगी। ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप किसी भी व्यू में पेशेंट पोजीशनिंग और सेंटरिंग पॉइंट अगर कवर कर लेते हैं तो आपके लिए 70% रेडियोग्राफी पोजीशनिंग ईजी हो जाती है। तो इसमें पोजीशनिंग जो सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है वो इरेक्ट पोजीशन मानी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख रखे हैं, अगर ट्रोमा कंडीशन हो तो वहाँ पे हम सुपाइन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें हम क्रॉस टेबल जो हमारे सामने लैटरल टेक्निक होती है उसके बेस पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम सुपाइन व्यू के बारे में बात करेंगे कि सुपाइन व्यू कैसे करते हैं। फिर हमें ये ध्यान देना होता है कि पेशेंट स्टैंड यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो या हमें चेयर के ऊपर सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में बैठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा शोल्डर होगा वो हमारा लैटरल व्यू, ट्रू लैटरल व्यू, और साथ में जो हमारा वर्टिकल ग्रिड या कैसेट है उसके अगेंस्ट में होगा। यानी कि हमारे सामने अगर ये रेडियोग्राफिक कैसेट है जिसे हम इमेज रिसेप्टर के भी नाम से जान रहे हैं, जो हमारा शोल्डर होगा इसके अगेंस्ट में होगा और जो हमारे सामने ये व्यू होगा ये ट्रू लैटरल व्यू हमारे सामने परफॉर्म करेंगे। जैसे कि राइट वाला पार्ट है, यहाँ पे लेफ्ट राइट लैटरल व्यू है हमारे सामने, तो यहाँ से हमारी जो बीम हो रही है राइट से एंटर हो रही है और हमारी जो लेफ्ट वाला पार्ट है उससे एग्जिट हो रही है। तो हमारे सामने जो सर्वाइकल का व्यू है ये क्लियर तरीके से हमारे सामने परफॉर्म हो रहा है। MSP दैट मीन्स मीडियम सैजिटल प्लेन, ये जो हमारी MSP लाइन जा रही है जो मिड पार्ट, ये हमारे इमेज रिसेप्टर के पैरेलल रहेगी। चिन को स्लाइटली रेज करना है, यानी कि जो चिन वाला एरिया है इसे हल्का सा ऊपर की तरफ रेज करना है। ऐसा ना हो कि पूरा फ्लेक्शन करना है या एक्सटेंडेड करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। जैसे न्यूट्रल जो पोजीशन है उस बेस पे हमें करना है। हल्का सा चिन को हमें बस थोड़ा सा ऊपर की साइड करना है कि हमारे सामने जो व्यू है वो हमारे क्लियर आ सके। शोल्डर को रिलैक्स करना है और नीचे की तरफ डिप्रेस करना है, इससे कि हमारा जो C1 यानी C7 से लेके T1 ये भी हमें व्यू के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पे जो शोल्डर है इसे रिलैक्स और जो हमारा पुल डाउन करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा C1 और C1 से लेके T1 और साथ में हमारा जो सर्वाइकोथोरैसिक जो जंक्शन हो गया C7 और
T1 का, ये हमारे सामने क्लियर हो जाए, क्योंकि अक्सर कभी कभी व्यू में देखा जाता है कि व्यू को करते समय जो थोरैसिक 1 और सर्वाइकल 7 का एरिया है ये हमारे सामने प्रॉपर तरीके से इंक्लूड नहीं हो पाता। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी व्यू करें तो हमारा सर्वाइकल 1 से लेके थोरैसिक जो 1 का एरिया है वहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर हो। सर्वाइकल 1 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो मेस्टोइड जो पोर्शन हो गया उसके रीजन से लेके जो हमारा T1 थोरैसिक 1 का एरिया है ये सारा का सारा पार्ट हमारे आगे कवर हो किसी भी इमेजिंग में। फिर हमने बात करें जो हमारा मिड कोरोनल प्लेन है ये हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि जो बेस वाला है ये हमारे परपेंडिकुलर रहेगा। साथ में ट्रोमा कंडीशन में हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें एक हॉरिजॉन्टल बीम क्रॉस टेबल टेक्निक का यूज करना होता है। साथ में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में हमारे लेटे हुए होने चाहिए, और नेक को जो हमारा नेक वाला एरिया है इसे इमोबिलाइज करने के लिए हम एक कॉलर ब्रेस का यूज कर सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे एक नेक ब्रेस भी होता है जिसे हम अगर होल्ड करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू है वो क्लियर तरीके से परफॉर्म हो सके। बाकी जो इसकी एडवांस टेक्निक होगी जब हम सुपाइन लैटरल व्यू समझाएंगे उसमें इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने जो आज का पॉइंट था वो था हमारे सामने पेशेंट पोजिशनिंग, कि पेशेंट पोजिशनिंग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें सेंटरिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी। तो हमारे सामने सेंटरिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल बीम का यूज होगा, यानी कि हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक ट्यूब के अंडर से हमारे सामने हॉरिजॉन्टल जो बीम होगी यूज होगी, सच एज परपेंडिकुलर टू इमेज रिसेप्टर। अगर ये इमेज रिसेप्टर है तो इसके परपेंडिकुलर हमारी हॉरिजॉन्टल जो सेंट्रल रे है वो हमारा यूज होगा। अगर हम सेंटरिंग लेवल की बात करें C4 वर्टेब्रा बॉडी, यानी कि जो हमारा मिडवे बिटवीन है C1 से लेके T1 के एरिया के बीच का जो C4 का पार्ट है यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट सेंटरिंग पॉइंट रखना है अप्रोक्स एट द लेवल ऑफ द थायराइड जो कार्टिलेज होता है या टॉप ऑफ शोल्डर होता है उसके बेस पे हमें इस व्यू को कवर करना होता है। SID की बात करें सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ये हमारा 150 से लेके 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अप्रोक्स 60 से लेके 72 इंच तक ये मानी जाती है, 60 टू 72 इंच तक ये हमारा अप्रोक्स माना जाएगा। इंक्रीज अगर SID करते हैं तो हमारे सामने जो मैग्निफिकेशन होगा ये रेड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कोलिमेशन की बात करें, यानी कि जो कोलिमेशन हम ऐड करेंगे इंक्लूड करेंगे वो क्या क्या करेंगे, फ्रॉम मैंडिबल EM जो हमारा जॉइंट है यानी कि जो EM पार्ट है, मैंडिबल का एंगल, हमारे सामने मेस्टोइड टिप डाउन टू इंक्लूड द शोल्डर C7 से लेके T1 जंक्शन, यानी कि सर्वाइकल 7 का पार्ट और जो हमारा T1 थोरैसिक 1 का पार्ट है यहाँ तक हम इसे कवर करेंगे। यानी हमारा जो ईयर है, ईयर के मिड पार्ट से लेके जो शोल्डर का टॉप एरिया जा रहा है उससे बिलो की साइड 1 इंच नीचे तक आप इस पार्ट को कवर करते हैं तो हमारे सामने जो एनोटमी है और जो हमें डिटेल्स चाहिए वो क्लियर तरीके से परफॉर्म हो जाएगी। एक्सपोजर की बात करें तो मेड ऑन सस्पेंडेड एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, जेंटल एक्सप्रेशन होगा और हमें शोल्डर को हल्का सा डिप्रेस करते हुए इस टेक्निक का यूज करना है। तो ये थी हमारे सामने जो सेंटरिंग पॉइंट, साथ में उसके साथ साथ SID का क्या यूज होता है, कोलिमेशन का यूज करते हैं और साथ में एक्सपोजर हम क्या क्या यूज करते हैं। तो हमने इस पार्ट में ये समझा है। अब इसमें समझते हैं, एक बार इसे फिर से हम देख लेते हैं इस व्यू को। हमने भी बात करी कि इसमें जो सेंट्रल रे, तो ये हमारे सामने अगर नेक का पार्ट हो गया तो C4 पे हमारा जो सेंटरिंग पॉइंट जाएगा वो एरिया कवर होगा एट द लेवल ऑफ द जो हमारा थायराइड जो कार्टिलेज है उसके बेस पे। SID यानी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या इसे हम FFD भी बोल सकते हैं। FFD जो फोकल टू फिल्म डिस्टेंस जो हमारी यूज होगी अप्रोक्स 150 टू 180 सेंटीमीटर तक यूज होगी। कभी कभी ये हमारे केस पे भी डिपेंड करता है कि हम केस को परफॉर्म करते समय किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे डिक्रीज भी हो जाए और हो सकता है हल्का सा वहाँ पे इंक्रीज भी हो जाए। तो ये था हमारा सेंटरिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि जो हमारे सामने फ्रैक्चर शो होते हैं किसी भी सर्वाइकल व्यू को करते समय, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे सामने सर्वाइकल का जो बेस हो गया, यहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है और जो फीचर्स माने जाते हैं कौन कौन से। सबसे पहले जो फ्रैक्चर माना जाता है वो जेफरसन फ्रैक्चर माना जाता है, जो C1 बस्ट फ्रैक्चर का एरिया माना जाता है। बेस्ट सीन यह होता है ओपन माउथ व्यू में या सिटी में हम इसे शो कर सकते हैं। इसमें हमें कभी कभी दिखाई देता है कि जो लेटरल में जो हमारे सामने प्री वर्टिब्रल जो स्वेलिंग होती है उसे कवर करता है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बताए थे कि जो हमारे सामने प्री वर्टिब्रल जो स्वेलिंग है C2 के लेवल पे हमारा 7 mm तक और C6 एंड C7 के लेवल पे
ये हमारा 20 mm तक बेस्ट माना जाता है। यहीं पे अगर चिल्ड्रन में बात करें तो वहाँ पे हमारा 14 mm तक C6 लेवल पे माना जाता है। हैंगमैन फ्रैक्चर माना जाता है, ये बायलेटरल जो पार्ट्स होता है, इंटर जो आर्टिकुलर्स हमारे फ्रैक्चर होते हैं, C2 के साथ, C2 और C3 के साथ सबलेक्सेशन एंटीरियर पार्ट का ये फ्रैक्चर माना जाता है। फिर हमारे सामने होता है डेंस फ्रैक्चर, जिसमें टाइप्स होते हैं 1 2 3। लूसेंट लाइन थ्रू डेंस फ्रैक्चर हमारे सामने माना जाता है। फिर हमारे सामने क्ले फ्रैक्चर माना जाता है, जो अवल्सन फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइनस जो प्रोसेस है यूजली C6, C7 और T1 पे ये बेस हमारा माना जाता है। टीयर ड्रॉप जो फ्रैक्चर है वो माना जाता है। एंटीरियर इंफीरियर जो कॉर्नर फ्रैगमेंट होता है हाईली अनस्टेबल होता है, साथ में स्पाइनल कोड इंजरी के साथ एसोसिएटेड ये हमारे फ्रैक्चर माने जाते हैं। कंप्रेशन हो गया, बस्ट फ्रैक्चर हो गया, लॉस ऑफ वर्टेब्रल जो बॉडी हाइट हो गया उस बेस पे माने जाते हैं। बाइलेटरल जो फैसेट डिसलोकेशन होता है ये डिक्रीज 50% एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टेब्रल जो बॉडी होती है उसके बेस पे माना जाता है। दूसरा जो हमारे सामने लेटरल होता है फैसेट जो डिसलोकेशन होता है डिक्रीज 50% डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। और बाउ टाई साइन जैसा ये हमारे सामने होता है, यानी कि जो टाई का एंगल देखेंगे हमारे सामने जो बाउ टाई होता है वो टाई उसके बेस पे ये फ्रैक्चर माना जाता है। वहाँ से आप सब इसे कवर कर सकते हैं। तो हमारे सामने फ्रैक्चर में इंक्लूड करते हैं तो ये सब हमारे सामने फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा शो होते हैं सर्वाइकल व्यू को करते समय। सबसे पहला हमारे सामने जेफरसन फ्रैक्चर, फिर हैंगमैन फ्रैक्चर, फिर डेंस फ्रैक्चर, क्ले फ्रैक्चर, टीयर ड्रॉप फ्रैक्चर, बस्ट फ्रैक्चर या कंप्रेशन फ्रैक्चर। बाइलेटरल जो फैसेट डिसलोकेशन है, यूनिलैटरल फैसेट डिसलोकेशन है, तो हमारे सामने कुछ फ्रैक्चर दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई सारे फ्रैक्चर होते हैं जिसे हम एक सेपरेट स्लाइड में उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम मानते हैं कि जो इसमें कॉमन मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है, तो हमसे जो गलतियां होती है व्यू को करते समय, हमारे से जो फेलियर होता है विजुलाइज C7 एंड सर्वाइकल 7 और जो T1 है ये जंक्शन हमारे से मिस हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन होता है और कभी कभी ये डेंजरस एरर माने जाते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होता है जो हमारा शोल्डर है उसे पुल करें एंड डिप्रेस करें। और इसके लिए हम एक यूजफुल टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी स्यूमर जो व्यू है यदि नीडेड पड़े तो, यानी जरूरत पड़े तो। रोटेशन है, पेशेंट पूरी तरह से ट्रू लैटरल पोजीशन नहीं होते, कभी कभी क्या होता है हमें चेक जो मैंडिबल रेमी होता है और जो साथ में ऑक्सीपिटल जो कॉन्डाइल होता है ये हमें सुप्रीम पोजीशन देखना चाहिए। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ चेन अल्टरिंग नॉर्मल हमारे सामने जो लॉर्डोटिक कर्व इंटरप्रिटेशन होती है ये हमें गलती होती है। पुअर एक्सपोजर जो फैक्टर होता है ये हमसे गलती होती है। हमें अपर्याप्त जो कोलिमेशन होता है वो हो जाता है, कभी कभी इससे हमारा जो स्कल बेस है और साथ में जो शोल्डर है वो कटने के चांस होते हैं। रीपोजिशनिंग ट्रोमा पेशेंट के लिए मैनुअली हमारे से इसमें हम यूजफुल जो क्रॉस टेबल टेक्निक है उसके बेस पे करते हैं। हमारे सामने कभी कभी जो मिसिंग हो जाता है प्री वर्टेब्रल जो सॉफ्ट टिश्यू वाइडनिंग है ये अक्सर हमसे छूट जाता है। और हमारे सामने कभी कभी इनसफिशियंट जो एसआईडी कोजिंग जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन और डिस्टोर्शन होता है ये हमसे कॉमन मिस्टेक इसमें मानी जाती है व्यू को करते समय सर्वाइकल लैटरल के पॉइंट को। अब समझते हैं जो इसमें हमारा इमेज करेक्टरिस्टिक होगा, यानी कि जब हम सारी इमेज फाइनल कर लेंगे तो हमसे क्या क्या पार्ट हमें इंक्लूड करने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे सामने 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा हमारे सामने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारे सामने यूज होनी चाहिए। साथ में C7 और T1 जो डिस्क है उसके स्पेसेस हमारे सामने विजुअल होनी चाहिए, यानी कि सर्वाइकल जो 7 है साथ में हमारे सामने जो थ्रोसिक 1 वाला एरिया है इसका जो डिस्क स्पेसेस है ये हमारे सामने क्लियर हो, बिल्कुल भी रोटेशन ना हो, ट्रू लैटरल पोजीशन में हमारे सामने व्यू होना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए जो वर्टेब्रल जो बॉडी का पोस्टीरियर मार्जिन है साथ में हमारा सुप्रीम पोज हो और मैंडिबल जो रेमी है ये हमारे सामने सुप्रीम पोजीशन क्लियर तरीके से होना चाहिए। ओपन इंटर जो वर्टेब्रल जॉइंट स्पेसेस है साथ में जो डिस्क स्पेसेस है ये हमारे सामने जो इसके बीच में स्पेसेस है ये हमारे सामने क्लियर तरीके से शो होने चाहिए। शार्प बोनी ट्रेविकुलर डिटेल विथ एडिक्वेट पेनिट्रेशन टू सी सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन। तो हमारे सामने जो भी हमारा बोनी डिटेल है चारों तरफ का एंगल वो हमारे के जितने भी शो हैं हमें C1 से लेके T1 तक ये हमारे सामने सारे बोन क्लियर हो, स्मूथ हो, कंटिन्यूटी हो, साथ में जो भी हमारी फोर जो अलाइनमेंट लाइन है वो हमारे सामने क्लियर हो। जो भी हमारे सामने प्री वर्टेब्रल जो सॉफ्ट टिश्यू है सिम्फेजिमा यानी इसे भी बोलते हैं जो हमारे सामने क्लियर विजुलाइज हो
और बिल्कुल भी मोशन ब्लर नहीं होना चाहिए। तो हमारे सामने थे एक ये इमेज करेक्टरिस्टिक,